देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेलुलर रेस्पिरेशन। एक होती है सेलुलर रेस्पिरेशन, एक होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या जिसको हम ब्रीदिंग भी कहते हैं। अब आप देखो, सबसे पहले जब मैंने आपको ह्यूमन रेस्पिरेशन के अंदर बताया था, ये एक ह्यूमन है। अब इसमें मैंने आपको जब ह्यूमन की रेस्पिरेशन कभी पढ़ाई होगी पहले, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये ह्यूमन के नॉस्ट्रिल हैं और ह्यूमन के नॉस्ट्रिल जो होते हैं, इन नॉस्ट्रिल से एयर जाती है अंदर, फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक से होती हुई ट्रेकिया में आई, ब्रोंकाई में आई और कहाँ चली जाती है, ये चली जाती है एयर लंग्स के अंदर। लंग्स में से इस एयर में से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जाती है, ब्लड से ये ऑक्सीजन सेल में चली जाती है। अब ये जो हमारी रेस्पिरेशन है जिसमें एयर जो है वो क्या करते हैं, हम एयर को इनहेल करते हैं और उस एयर में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड किस में चली जाती है, लंग्स में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर को हम एक्सहेल कर देते हैं। अब ये एयर का जो इनहेल करना है, एयर का जो एक्सहेल करना है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ब्रीदिंग। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं, या इसको आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, या आप इसको क्या कह लें, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी आप इसको कह सकते हो। लेकिन जब ये ऑक्सीजन सेल में जाती है और सेल के अंदर ये ऑक्सीजन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या ग्लूकोज से रिएक्ट करती है और उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी एटीपी बनाने के काम आती है। तो ये जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और असल जो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, यानी जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, वो कौन सी रेस्पिरेशन में होती है, वो होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में। वो इस ब्रीदिंग में नहीं होती। ब्रीदिंग का मकसद तो सिर्फ आपको ऑक्सीजन देना है ब्लड को, लेकिन असल जो काम होता है एनर्जी रिलीज होने का, वो किस जगह पर होता है, वो होता है सेल के अंदर। फिर एक बात और याद रखो, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर, दोनों के अंदर क्या होती है, सेम होती है। प्लांट्स और एनिमल के सेल दोनों में सेलुलर रेस्पिरेशन सेम होती है। लेकिन ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है या जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, ये प्लांट्स और एनिमल के अंदर क्या होती है, डिफरेंट होती है। अच्छा, एक और बात भी होती है कि कुछ के अंदर तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, बगैर ऑक्सीजन के भी ब्रेक डाउन हो सकता है। एक को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, एक को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। चलें, अभी सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, चलें प्लांट की बात कर लेते हैं। ये एक प्लांट का सेल है। चलो फिर दोबारा मीजोफिल सेल की बात कर देता हूँ। ये प्लांट का कौन सा सेल है, प्लांट का जो ये सेल है इसको मैं कह रहा हूँ फिर मीजोफिल सेल, जो लीव्स में होते हैं। अब मीजोफिल सेल के अंदर है, ये है क्लोरोप्लास्ट। मीजोफिल सेल के अंदर क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में हुई है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बना है, ये बना है ग्लूकोज। अब इसमें से कुछ ग्लूकोज जो है वो किसमें, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ सक्रोज बना लेगा। लेकिन यही ग्लूकोज जो है वो प्लांट को क्या देगा, प्लांट को जब एनर्जी की जरूरत होगी, प्लांट को मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए जब एनर्जी की जरूरत होगी, तो एनर्जी कौन सप्लाई करेगा, एनर्जी सप्लाई करेगा ये ग्लूकोज। लेकिन ये ग्लूकोज कैसे एनर्जी देगा, इस ग्लूकोज के एनर्जी देने का तरीका ये होगा, सबसे पहले ये ग्लूकोज जो है वो टूट जाएगा किसमें, ये ग्लूकोज टूट जाएगा पायरोवेट में। ये आगे डिटेल में बताऊंगा, अभी सिर्फ समरी बता रहा हूँ इसकी। सबसे पहले ग्लूकोज टूट जाएगा पायरोवेट में, और ग्लूकोज के इस टूटने को कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। इसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एटीपी प्रोड्यूस होंगे, 2 एटीपी प्रोड्यूस होंगे, डिटेल बाद में बताऊंगा। तो देखो क्या बनेगा, अब इस ग्लूकोज से प्लांट ने एनर्जी लेनी है। ग्लूकोज किस में बना है, फोटोसिंथेसिस में। जब ग्लूकोज से एनर्जी लेनी है, तो ग्लूकोज डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता, ग्लूकोज एकदम से नहीं टूट जाता। ग्लूकोज के टूटने के स्टेप्स होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता टूटता है, आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी देता है। जैसे पहले टूटा ग्लूकोज किसमें, पायरोवेट में, तो इससे कुछ एनर्जी रिलीज होगी, वो क्या बनाने में काम आ गई, 2 एटीपी बन गए। लेकिन सिर्फ 2 एटीपी नहीं बनते, ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन से 2 से ज्यादा एटीपी बनते हैं, कि 36 तक एटीपी बनते हैं। अब ये एटीपी बन गए। अब फिर क्या होता है, ये पायरोवेट जो है, अब ये पायरोवेट क्या करेगा, ये पायरोवेट दाखिल हो जाएगा किसके अंदर,
एक दूसरे सेल ऑर्गेनेली में जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। पायरोवेट किस में दाखिल हो गया? पायरोवेट दाखिल हो गया किसके अंदर? ये माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ये क्रिस्टी जिसको आप कहते हैं, ये क्रिस्टी है, और ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये पायरोवेट किस में दाखिल हो गया? पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल हो गया। जब ये पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल हुआ तो उस दौरान क्या हुआ? ये एक साइकिल से गुजरा, जिसको क्या कहा? जिसको कहा क्रेब साइकिल। इस साइकिल को हम क्या कहेंगे? क्रेब साइकिल। इस पायरोवेट से जो है वो क्रेब साइकिल स्टार्ट हुई, और ये क्रेब साइकिल के दौरान भी क्या बने? एटीपी। एक ही एटीपी एक साइकिल से बनेगा, लेकिन एटीपी का मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको समरी बता रहा हूँ कि सबसे पहले ग्लूकोज टूटा सेलुलर रेस्पिरेशन में। पहले ग्लूकोज टूटा पायरोवेट में, फिर पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया, और पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर जो है वो क्रेब साइकिल से गुजरा, उससे एटीपी बने, और क्रेब साइकिल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुई। अब ये बात याद रखिएगा कि रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड आपने पढ़ा है ना, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? वो आती है इस क्रेब साइकिल से। और इसी क्रेब साइकिल के दौरान जो है वो रिलीज होंगे NADH और FADH भी रिलीज होंगे। अब बात कैसे रिलीज होते हैं क्या, ये बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि इस दौरान NADH और FADH भी रिलीज होंगे। फिर ये NADH और FADH जो रिलीज होंगे, ये फिर एक इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लगी होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस में होती है ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। ये NADH और FADH जो है वो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अपने हाइड्रोजन देते हैं या इलेक्ट्रॉन देते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन इससे पास होते हैं तो उस दौरान क्या होते हैं? उस दौरान बहुत सी एनर्जी रिलीज होती है, और वो बहुत सारे ATP बनाने में काम आती है। और रेस्पिरेशन में जो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है, वो भी इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC में इस्तेमाल होती है। अब थोड़ी सी एक समरी यहाँ पर दोनों की देख लो, फोटोसिंथेसिस की और रेस्पिरेशन की। फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके, बाकी पूरा प्रोसेस आपको पता है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, प्लांट ने क्या बनाया? प्लांट ने ग्लूकोज बना लिया। अच्छा, ग्लूकोज जब बन गया तो अब ग्लूकोज ने, प्लांट को जब एनर्जी चाहिए होगी वो किससे लेगा? ग्लूकोज से। ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा तो ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने से, टूटने से एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन डायरेक्ट ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं होगा, मुख्तलिफ स्टेप के अंदर वो टूटेगा। पहला स्टेप तो होगा ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा? ग्लूकोज टूट जाएगा पायरोवेट में, और इस दौरान 2 ATP यूज होंगे। फिर पायरोवेट चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरोवेट एक साइकिल से गुजरेगा जिसको कहेंगे क्रेब साइकिल, और क्रेब साइकिल से क्या रिलीज होंगे? ATP रिलीज होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी, उसके साथ ही NADH और FADH बनेंगे। फिर NADH और FADH क्या करेंगे? ये इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है, ये NADH FADH इस इलेक्ट्रॉन को दे देंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में मौजूद है। और यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन भी इस्तेमाल होगी। कैसे इस्तेमाल होगी ये बाद में बताऊंगा। और इस दौरान बहुत से ATP जो है वो बनेंगे। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, इसमें क्या रिलीज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। और फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज हो रही है? ऑक्सीजन। देखो प्लांट के पास कितना अच्छा एक मैकेनिज्म है कि फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो यूज हो रही है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया से, वो जाकर इस्तेमाल हो रही है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। यानी प्लांट अपनी किसी चीज को जाया नहीं कर रहा है। हम तो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी जो प्रोड्यूस होती है हमारे पास का, उसको तो हम एयर में जो है वो एक्सहेल कर देते हैं। फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कुछ अपने इस्तेमाल करते हैं, कुछ बाहर से लेते हैं। लेकिन अपनी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जाया नहीं करते, रात के टाइम करते हैं जाया, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती। लेकिन दिन वाली कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या कर लेते हैं? ये यूज कर लेते हैं। अभी इन चीजों को अभी मैंने आपको डिटेल में बताना है कि ग्लूकोज की पहले ग्लाइकोलाइसिस होगी, फिर क्रेब साइकिल होगी, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अभी ये कोई डिटेल में मैंने अभी आपको कुछ बताया नहीं है, अभी मैंने आपको सिर्फ एक समरी दी है। अब मैं आ जाता हूँ रेस्पिरेशन, अब हम डिटेल में सेलुलर रेस्पिरेशन की तरफ आ जाते हैं। चलो आ जाओ। ये क्लियर हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया है सारी चीजें? यस सर।
अब आ जाते हैं असल सेलुलर रेस्पिरेशन की तरफ। असल में मैं लिखवाने का काम बहुत कम कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने का काम ज्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप एक ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपने लिखना कम है, जिसमें आपने सिर्फ टिक लगाने हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आपको लिखना इतना, क्योंकि इससे पहले जब मैं, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बोर्ड के पेपर की तैयारी कर रहे होते तो मैं आपको एक एक डेफिनेशन लिखवा रहा होता है यहाँ पर। लेकिन अब मैं लिखवाने का काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने वहां पर लिखना नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप खुद ही टिक करके इसका जो है जवाब दे दो। तो अब देखो, अब आ जाता हूं मैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब मैंने आपको सेलुलर रेस्पिरेशन और जो शुरू से स्टूडेंट क्लास ले रहे थे उनको सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में तो फर्क बता दिया ना। क्या होती है सेलुलर रेस्पिरेशन? सेल के अंदर जो ग्लूकोज या ऑर्गेनिक कंपाउंड टूटता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखो, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है? सेलुलर रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है? इसमें ग्लूकोज भी हो सकता है, इसमें फैट भी हो सकती है, इसमें प्रोटीन भी होती है। लेकिन हमारी बॉडी में जो फ्यूल के तौर पे यानी एनर्जी देने के लिए सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल होता है वो ग्लूकोज है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। सेलुलर रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है। क्यों ब्रेक डाउन होता है? ताकि वो एनर्जी रिलीज करे, और वो एनर्जी एटीपी बनाने में क्या आती है? काम आती है। अच्छा, अब देखें कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो है दो तरह की होती है, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी इसकी इक्वेशन को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में ये ग्लूकोज है C6H12O6। ये मैं एरोबिक, ये आपकी बुक में जो दिया हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन बाद में बताऊंगा। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को मुकम्मल तौर पे ब्रेक डाउन करने के लिए 6 वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। फिर जब इनके आपस में रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं? 6 मॉलिक्यूल। और वो कौन से? क्रेब साइकिल से। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन की कौन सी वाली साइकिल से? एरोबिक रेस्पिरेशन है तो क्रेब साइकिल से जो है वो रिलीज होता है। और वाटर के कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं? 12 मॉलिक्यूल वाटर के प्रोड्यूस होते हैं। और इस दौरान जो है वो 673 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो पर मोल, मतलब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। और ये एनर्जी क्या बनाने में काम आती है? ये एनर्जी बनाने में काम आती है एटीपी। इससे क्या बनते हैं? इससे बनते हैं एटीपी। इस इक्वेशन को अगर मैं और सिंपल कर दूं, क्योंकि वाटर जो है वो एज अ प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी यूज हो रहा है और एज अ प्रोडक्ट भी जो है वो है, आ रहा है। तो इसको और सिंपल कर दूं, अगर मैं यहाँ से वाटर को निकाल दूं और इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं C6H12O6, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है 6O2, फिर 6 ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकले। और वाटर को सिर्फ मैं, क्योंकि प्रोडक्ट में वाटर ज्यादा बन रहे हैं तो 6 वाटर तो जो है थे वो जो यूज हुए थे उनको वो तो दोबारा निकाल दें तो बाकी अब कितने बचे? 6 ही वाटर के मॉलिक्यूल बचे, क्योंकि 6 जो यूज हुए थे वो तो 6 दोबारा रिलीज हो गए ना। अब 6 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर बचे, वाटर के 6 ही मॉलिक्यूल लिख लेते हैं। और उसके साथ क्या रिलीज हुई है? एनर्जी। और एनर्जी किसकी फॉर्म में है? एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, और उसके साथ कुछ हीट भी रिलीज होती है। और ये एटीपी के, फिर ये एटीपी जब बन जाता है, जब ये एटीपी, अब एटीपी हमें, एटीपी भी डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता। अब एटीपी जब किस में टूटता है? एडीपी में। जब एटीपी किस में टूटता है? एडीपी में टूटता है। और इसको कौन तोड़ता है? एक एंजाइम होता है एटीपीएस। जब ये एटीपी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटता है तो उससे 7.3 कैलोरीज एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, जिसको हम डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर यूज करते हैं। अब बात ये हुई, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, एवरी लिविंग सेल रिक्वायर स्टेडी सप्लाई ऑफ एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस फंक्शन। अपनी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन, मतलब प्रोटीन बनाने के लिए हमें, मूवमेंट्स के लिए हमें, रेस्पिरेशन, हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए और एक कंटिन्यू सप्लाई चाहिए एनर्जी का। दिस एनर्जी कम फ्रॉम अ फ्यूल मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज। ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी आती है ग्लूकोज से। लेकिन ये ग्लूकोज ऐसे एनर्जी नहीं देगा, ये ग्लूकोज पहले ब्रेक डाउन होगा। जब ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो उससे एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी क्या चीज बनाने में काम आएगी? एटीपी।
फिर एटीपी भी आपको कैसे एनर्जी देगा, एटीपी टूट जाएगा एडीपी में, एटीपी किस में टूटेगा, एडीपी में, फिर क्या होगी, फिर एनर्जी रिलीज होगी, फिर एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन फ्यूल जो है, बेसिक जो फ्यूल है वो क्या है, वो है ग्लूकोज। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाल देते हो आप, तो अब गाड़ी में जब पेट्रोल डाल देते हो, पेट्रोल से आपकी गाड़ी चलती है। लेकिन ये तो नहीं कहोगे बस गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया और गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। पेट्रोल को बर्न करना पड़ता है, पेट्रोल को आपने तेल को जलाना है, तब उससे एनर्जी रिलीज होगी ना। तो इस तरीके से ग्लूकोज भी बर्न होती है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, फिर एटीपी बनते हैं, फिर आपकी जो है वो आपकी जिंदगी की जो गाड़ी है वो फिर क्या होती है, वो चलती है। यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे चलूं? यस सर। अच्छा, इसके बाद आपका एक पैराग्राफ लिखा हुआ है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अभी मैं आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं बता रहा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं पूरा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको बता दूंगा। अभी मैं बताता हूँ कि रेस्पिरेशन की टाइप्स कितनी होती हैं। रेस्पिरेशन की टाइप्स की तरफ आ जाते हैं पहले, ये बाद में देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन किसकी बेस पे, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की बेस पे रेस्पिरेशन की कितनी टाइप्स होती हैं। तो रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक एरोबिक है और एक एनएरोबिक। चले, मुझे एनएरोबिक पहले लिखना चाहिए क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन जमीन पर पहले आई है, एरोबिक बाद में आई है, तो इस वजह से पहले एनएरोबिक लिखता हूं। पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्क। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है विदाउट ऑक्सीजन। इसमें जो ग्लूकोज टूटता है या ऑर्गेनिक कंपाउंड टूटता है विदाउट ऑक्सीजन, यानी इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। जबकि इसके अंदर क्या होता है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो किसके जरिए होती है, इट अकर विद ऑक्सीजन। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसमें ग्लूकोज जो टूटेगा वो किसकी प्रेजेंस से टूटेगा, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। इसमें ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। अच्छा, थोड़े से और भी इसमें फर्क देख लो। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में नॉट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मुकम्मल तौर पे नहीं टूटता। नॉट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, या इसको कह लें कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी इस रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मुकम्मल तौर पर ब्रेक डाउन नहीं होता। नॉट सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस, इसमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। कहा जाए तो सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं इसमें, यानी एनर्जी इतनी कम प्रोड्यूस होती है जिससे सिर्फ कितने एटीपी प्रोड्यूस हो पाते हैं, इसमें सिर्फ जो है वो 2 एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। जबकि इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मुकम्मल तौर पर टूटता है और सफिशिएंट एनर्जी यूज होती है, प्रोड्यूस होती है, अच्छी खासी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि एटीपी के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 36 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। ये मैंने थोड़े से मेन डिफरेंस आपको बताएं कि इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। क्यों फर्मेंटेशन कहते हैं इसको आगे बताऊंगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अच्छा, अब एरोबिक रेस्पिरेशन किसके अंदर होती है, ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। हमारे पास भी एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनिमल्स के अंदर भी एरोबिक रेस्पिरेशन है, प्लांट्स के अंदर भी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है कुछ बैक्टीरिया में, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। इसके अलावा यीस्ट होती है, उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है।
किस किस में फाउंड होती है ये। इसके अलावा पैरासाइट, एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो पैरासाइट रहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर फ्री ऑक्सीजन तो होती नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो भी कैसे रेस्पायर करते हैं, वो भी एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। और सम टाइम, बाज दफा मसल सेल, हमारे मसल सेल भी बाज दफा एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। क्यों करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये तो मैंने थोड़े डिफरेंस बता दिए किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ये जो पॉइंट्स मैंने बताए ये आपने याद रखने हैं, जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बताए। अब एक बात और आगे बता देता हूं मैं आपको कि जो, अब एक बात में थोड़ा सा आपको, अब एक बात याद रखना, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, पहला स्टेप जो है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, पहला जो स्टेप है जिसमें ग्लूकोज टूट जाता है किसमें, पायरोवेट में। ग्लूकोज पायरोवेट, पायरोवेट को पायरोविक एसिड भी कह सकते हो। पहला स्टेप जिसमें ग्लूकोज पायरोवेट में टूटता है, जिस स्टेप को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये बात याद रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। दोनों रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे कौन सी रेस्पिरेशन हो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, तो उसमें जो है वो क्या होगा, पायरोवेट लाजमी तौर पे बनता है। आगे पायरोवेट का मजीद ब्रेकडाउन जो है, उसमें अगर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाए तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, अगर ऑक्सीजन इस्तेमाल ना हो पायरोवेट में तो वो कौन सा होगा, वो होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन की भी दो टाइप है। एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है जिसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन वो है जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको कहा ना कि रेस्पिरेशन का, एनारोबिक रेस्पिरेशन का भी पहला स्टेप सेम है कि ग्लूकोज किस में टूट गया, ग्लूकोज टूट गया पायरोवेट में, या पायरोविक एसिड कह लो। अगर इस पायरोवेट से अल्कोहल बनेगी तो इसको हम कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर इस पायरोवेट से लैक्टिक एसिड बने तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले देखो कि ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसे होती है। अब जब ग्लूकोज पायरोवेट में टूटेगा तो उस दौरान दो एटीपी बनेंगे, और बस यही दो ही एटीपी बनते हैं, इसके अलावा एरोबिक रेस्पिरेशन में मजीद एटीपी, एनारोबिक रेस्पिरेशन में मजीद एटीपी नहीं बनते। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसे होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन टू स्टेप्स में होती है। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ये आपकी बुक में पेज नंबर 262 पर लिखा हुआ है। ये टू स्टेप में होती है। पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, पहले स्टेप के अंदर पायरुविक एसिड की क्या हो जाती है, पहले स्टेप के अंदर पायरुविक एसिड की डी कार्बोक्सिलेशन होती है। क्या होती है, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है कि एंजाइम की मदद से पायरुविक एसिड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाता है। एक एंजाइम जो है वो इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है तो एक 2 कार्बन कंपाउंड बन जाता है जिसको हम कहते हैं एसिटिल एल्डिहाइड। सर जी, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ पूछो पूछो। आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी, क्या क्वेश्चन कर रहे थे। अच्छा अब इधर सर देखो, नमाज लेना। क्या नमाज का टाइम हो गया है। जी सर। चलो बस ये थोड़ी सी बात बताता हूँ, उसके बाद फिर नमाज जो है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं। पर ये पूरा ये सिर्फ समझ लो लैक्टिक एसिड हुई है, फिर अब नमाज के लिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अच्छा अब इधर देखो, ओके सर। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप के अंदर होता है एसिटाइल एल्डिहाइड जो है इसकी रिडक्शन होती है। मतलब रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि NADH
NaDH प्लस H प्लस। अब ये बात मुझे यहाँ पर समझ आ रही है कि एक स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, हम इसको कभी कभी NaDH2 लिख देते हैं, कभी कभी इसको NaDP को भी इस तरह लिख देते हैं, NaDH प्लस H ये लिखते हैं। अब ये बात तो अलग की, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज है क्या। अब मुझे याद आ गया, कल किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया था। देखो क्या होता है कि जब किसी कंपाउंड की, जैसे मिसाल के तौर पे ये NaD है, NaD जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब इस NaD के ऊपर जो है वो क्या लगा हुआ था, एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। अब क्या होता है जब इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होती है, जैसे H2 है ये इसके साथ अटैच होगी, तो H2 टूट जाएगी, H प्लस एंड H माइनस, ये H माइनस इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा, तो ये होगा NaDH, न्यूट्रल हो गया, और एक हाइड्रोजन इसके साथ प्लस वाला अटैच हो गया। तो आपने इसको ऐसे लिख दोगे ना, ऐसे भी लिख सकते हो इसको NaDH, और ऐसे भी लिख सकते हैं, बाद को ऐसे लिख देते हैं NaDH2। कल किसी ने मेरे से पूछा, क्वेश्चन किया था, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया। चलो ये एसिटिल एल्डिहाइड जो है ये क्या हो जाएगा, ये अब सेकंड स्टेप के अंदर एसिटिल एल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस का मतलब क्या होगा कि NaDH प्लस H अपने हाइड्रोजन इसको दे देंगे, जब NaDH इसको अपने हाइड्रोजन दे देंगे, तो ये एसिटिल एल्डिहाइड जो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल में। और NaDH क्योंकि अब इसने हाइड्रोजन अपने इसको दे दिए, तो ये NaDH किसमें कन्वर्ट होगा, NaD में। तो अब आप देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन की पहली टाइप है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें क्या बनती है, जिसमें अल्कोहल बनती है। अल्कोहल दो स्टेप में बनती है, आपकी बुक में पूरा फार्मूला लिखा है, केमिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला लिखा है, आप मोलिकुलर फार्मूला को छोड़ दो, जैसे मैंने ये बताया आप ऐसे याद कर लो कि सबसे पहले दो स्टेप में पहला स्टेप क्या होगा, पायरुविक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन होगी, यानी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा एंजाइम की मदद से, डीकार्बोक्सिलेशन से बन जाएगा एसिटिल एल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो इससे ये रिलीज हो गए। फिर एसिटिल एल्डिहाइड की रिडक्शन होगी, यानी इस एसिटिल एल्डिहाइड को जो है वो NaDH अपना क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। जब इसको अपना वो हाइड्रोजन देगा तो एसिटिल एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा इथाइल अल्कोहल के अंदर जो है वो क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया, और उसके साथ एक NAD भी बना। तो ये हो गई अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एक दूसरी फर्मेंटेशन की टाइप है जो कौन सी होती है, दूसरी जो फर्मेंटेशन की टाइप है वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एक मिनट में थोड़ा सा आपको ये मिटा दूं तो ताकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन तो बहुत इजी है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दो स्टेप हैं, नहीं सिर्फ एक ही स्टेप है, और वो स्टेप क्या है, बड़ा सिंपल सा स्टेप है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। इसमें सिर्फ इतना होता है कि जो पायरोवेट होता है, इसमें सिंपल सा पायरोवेट की डायरेक्ट जो है वो क्या हो जाती है, पायरोवेट की डायरेक्ट जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी निकोटीन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड डायरेक्ट पायरोवेट की रिडक्शन हो जाती है डायरेक्ट, ये अपना हाइड्रोजन इसको देता है, तो इसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। जब पायरोवेट की रिडक्शन हो जाएगी तो पायरोवेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पायरोवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब आपने याद ऐसे रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए पायरोवेट की जब रिडक्शन होगी तो पायरोवेट किसमें कन्वर्ट होगा, तो आप बताएंगे पायरोवेट की जब रिडक्शन होगी तो पायरोवेट लैक्टिक एसिड बना लेगा। अगर आपसे पूछा जाए पायरोवेट की जब डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो पायरोवेट किसमें कन्वर्ट होगा, आप कहेंगे इस एसिटिल एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और आपसे पूछा सॉरी एसिटिल डीकार्बोक्सिलाइज होगा तो एसिटिल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और जब एसिटिल एल्डिहाइड रिड्यूस होगा तो वो इथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो गई, दो किस्म की जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गई, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरी कौन सी हो गई, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अच्छा, इथाइल अल्कोहल इज अ टॉक्सिक। इथाइल अल्कोहल जो है ये क्या होता है, ये टॉक्सिक होता है। प्लांट नेवर यूज इट, प्लांट इसको इस्तेमाल नहीं करते। नेदर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट नॉट इट ब्रेक अप इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ना ही मजीद ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज टॉलरेबल टू सर्टेन लेवल, एक खास हद तक इथाइल अल्कोहल प्लांट जमा करते हैं, इससे ज्यादा जमा नहीं कर सकते। Plants must revert to aerobic respiration before the concentration of exist tolerate limit.
और मतलब ये कह रहा है कि प्लांट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन, जैसे हम ह्यूमन के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है कभी कभी जब मसल्स हमारे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो हमारे पास जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो हमारे पास लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड दोबारा ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कह रहा है कि प्लांट के अंदर अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो भी जाती है तो इथाइल अल्कोहल बनता है, और इथाइल अल्कोहल जो है वो प्लांट स्टोर भी नहीं कर सकते और ये कार्बोहाइड्रेट में भी कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इसी वजह से प्लांट को नॉर्मल ज्यादा देर एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, उनको फौरन ही जो है वो क्या करना पड़ता है, फौरन ही जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ चले जाना पड़ता है। तो ये अभी तक आज के लेक्चर में मैंने जो कुछ आपको बताया, आज हम सिर्फ क्योंकि स्टूडेंट्स को अभी नमाज पढ़ने के लिए जाना है, तो फिलहाल तो मैं आज फिर यहीं तक ही रखूंगा। अभी मैंने आपको सिर्फ मैंने सबसे पहले आपको रेस्पिरेशन बताया, फिर मैंने आपको सेलुलर रेस्पिरेशन बताया, सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या फर्क होता है। मैं जो स्टूडेंट ने बाद में ज्वाइन किया है तो वो देख लेंगे इसको रिकॉर्डिंग में कि मैं क्या फर्क बताया था ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में। फिर मैंने आपको कंपेयर करके बताया प्लांट्स के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस कैसे उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है क्या कहना चाहिए रेस्पिरेशन का, वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट जो है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इंटरचेंज हो रहा है ये बताया मैंने आपको। फिर मैंने एक थोड़ी सी समरी दे दी एरोबिक रेस्पिरेशन की पूरी। उसके बाद फिर मैंने रेस्पिरेशन की इक्वेशंस को डिस्कस किया, एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन को डिस्कस किया। फिर मैंने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का आज आपको फर्क बता दिया, और उसके बाद फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स बता दी। अब नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको एरोबिक नेक्स्ट लेक्चर में एरोबिक रेस्पिरेशन के जो स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं। सही है ना? कोई क्वेश्चन हो इसमें से तो कर लो। यहां तक जो मैंने समझाया इसमें से अगर कोई क्वेश्चन हो तो करो। बाकी जो मैंने व्हाट्सएप किए हैं आपको फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन, वो मैंने थोड़े से मुख्तलिफ क्वेश्चन सेंड आपको किए। उसकी वजह ये थी कि बाकी वो जो क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे थे वो तो आपको आते ही थे, अब मुझे उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो आप उसका मुझे पता है जवाब सही दे देते। तो मैंने थोड़ा सा उससे थोड़ा हटकर कुछ क्वेश्चन आपसे किए, वो आप थोड़ा सा दिमाग तो उसको सॉल्व करना, और फिर मुझे उसका बकाया जो है वो आंसर भी दीजिएगा व्हाट्सएप पर ही। कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो मुझसे पूछिएगा, मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा उनको। पहले आप खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। सर जी सर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का फर्स्ट स्टेप रिपीट कर दें एक बार। हाँ, देखो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का इसको मिटाकर दोबारा फर्स्ट स्टेप रिपीट कर देता हूँ। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का फर्स्ट स्टेप बहुत सिंपल सा है, ये है पायरोविक एसिड। पायरोविक एक मिनट पायरोविक एसिड। इस पायरोविक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। जब पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, इस प्रोसेस को कहेंगे डी कार्बो ऑक्सीलेशन। और जब एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से निकल जाएगा तो इसके कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलने से जो है वो पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिल एसिटिल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पहला स्टेप है। इसमें कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा केमिस्ट्री में भी पढ़ने की इसकी जरूरत नहीं है। एसिटिल एल्डिहाइड में कितने एल्डिहाइड ग्रुप हैं क्या है, ये कुछ पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं। बस एक सिंपल सी बात, छोटी सी बात याद कर लो कि पायरुविक एसिड से जब एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में निकल गया तो एक 2 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया, जिसको हम कह रहे हैं एसिटिल एल्डिहाइड। अभी ये एल्डिहाइड है, इसके साथ इसकी रिडक्शन अभी हुई है, इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद हैं, इसकी पहले ही रिडक्शन हुई थी, पायरुविक एसिड जब था तो तभी रिडक्शन। लेकिन मैंने आपको बताया जब एल्डिहाइड की रिडक्शन हो जाती है, ये एसिटिल एल्डिहाइड की जब रिडक्शन होगी, इसे रिड्यूस कौन करेगा, NADH। जब ये इसको अपने हाइड्रोजन देगा तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल में, और इसी को हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल बनने के प्रोसेस को हम कह रहे हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यहाँ तक ये मैंने क्लियर हो गया ये? यस सर। ये 2 स्टेप हो गए। चलें, और कोई क्वेश्चन हो तो करें। नहीं है कोई क्वेश्चन, मीटिंग एंड कर दूं? चलो सही है, फिर हम कल जो है मजीद आगे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।